हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम आकांक्षा है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ फंक्शन ऑफ किडनी। ओके, सो देयर इज़ 3 हार्मोन, स्पेशली अगर कहें तो यहाँ पे 4 हार्मोन्स हैं जो कि किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। और सबसे पहले ये रेगुलेशन होता है बाय द जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस, जहाँ पे रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम चलता है, जिसको रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम रास कहा जाता है। यहाँ पे रेनिन, एंजियोटेंसिन 2 और एल्डोस्टेरॉन इन्वॉल्व है। दूसरा फैक्टर दूसरा जो रेगुलेशन होता है बाय द एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH के द्वारा यहाँ पे रेगुलेट किया जाता है किडनी का रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का फंक्शन, जो ट्यूब्यूल्स में परफॉर्म होते हैं, जिससे कि कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन डिसाइड होता है। थर्ड है बाय एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, दैट इज़ बाय एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड, जो कि एट्रिया के वॉल से सिक्रीट होता है। और यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम, ब्लड फ्लो, ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो एक तरह से देखें तो जब हम लोग रेगुलेशन पढ़ते हैं किडनी के फंक्शन का, तो आप ये भी नोटिस करोगे कि यहाँ पे बॉडी का ऑस्मो रेगुलेशन भी रेगुलेट होता है, बॉडी का ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है, बॉडी का ब्लड वॉल्यूम रेगुलेट होता है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन रेगुलेट होता है और ब्लड फ्लो भी रेगुलेट किया जाता है। तो किडनी का एक फंक्शन एक्सक्रीशन है, दूसरा फंक्शन क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन हम कह सकते हैं। ओके, सो इस रेगुलेशन में जो कि कंट्रोल होता है बाय द जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले क्या होगा। अगर ब्लड वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर लो है, जब ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर लो होता है तब क्या होता है? तब जो जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस है ना, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस, या हम कहेंगे कि जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल सिक्रीट करता है रेनिन को, और रेनिन सिक्रीट होके कहाँ जाएगा? इनटू द ब्लड में जाएगा। ठीक, ब्लड में हमारे पास एक हार्मोन पहले से मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं एंजियोटेंसिनोजेन। एंजियोटेंसिनोजेन अगर आपको कोई पूछे कि कहाँ से सिक्रीट होता है तो आप बताओगे लीवर से। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजेन कहाँ बनता है? लीवर से सिक्रीट होता है, और ये कहाँ प्रेजेंट होगा? ब्लड में। तो एंजियोटेंसिनोजेन को रेनिन क्या करेगा? कैटेलाइज करके एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देगा। अभी तक तो आपको ये वाला पूरा याद ही हो गया होगा। एंजियोटेंसिन 1 जो है, इस पे फिर एक हार्मोन वर्क करता है जिसको कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, सॉरी हार्मोन नहीं, एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम वर्क करता है। क्या वर्क करता है? एंजियोटेंसिन को हाइड्रोलाइज करता है। ठीक है, और इसको कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 2 में। ठीक, अब हमारा जो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है वो हो गया है तैयार। अब एंजियोटेंसिन 2 क्या है? एंजियोटेंसिन 2 एक है वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। क्योंकि ये एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है तो ये क्या करेगा कि जो एफरेंट आर्टेरियोल्स हैं उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। तो इस तरह से कर देगा तो ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर क्या होगा? यहाँ पे फिर बढ़ जाएगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर कम है, ब्लड वॉल्यूम कम है, तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करने की वजह से हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया है कि अगर मान लो 1 मिलीलीटर ब्लड जा रहा था नॉर्मल स्पेस में, ब्लड प्रेशर कम की वजह से फिल्टरेशन नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब क्या होगा? फिल्टरेशन होगा। क्लियर? तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन किसका होता है? एफरेंट
आर्टेरियोल का। फिल्ट्रेशन पहले भी हो रहा था, लेकिन फिल्ट्रेशन क्यों नहीं हो पा रहा था अच्छे से? क्योंकि ब्लड प्रेशर कम हो गया था। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा कि फिल्ट्रेशन रेट पहले कम था, ठीक है, ब्लड प्रेशर ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से फिल्ट्रेशन रेट कम था, लेकिन अब एफरेंट आर्टेरियोल का वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है, तो अब फिल्ट्रेशन रेट क्या होगा? बढ़ जाएगा। बढ़ेगा मतलब कम से नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बढ़ने का मतलब इसको नॉर्मल ही लगते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बिकम नॉर्मल। पहले से क्या हो गया? नॉर्मल हो गया, ठीक। और फिर क्या होगा? यहाँ पे जो सोडियम है, जो क्लोरीन है, जो वाटर है, उसका रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और होगी, यहाँ पे एक चीज़ और क्या होगी कि यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन होगा। एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन कहाँ से होता है? एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन एक्टिवेट होता है फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। और एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन जब एड्रिनल कॉर्टेक्स से होता है, तो ये क्या करता है कि जो कलेक्टिंग डक्ट था, हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि कलेक्टिंग डक्ट में प्रिंसिपल सेल होते हैं, ये प्रिंसिपल सेल को एक्टिवेट करा देता है। और प्रिंसिपल सेल क्या करता है? सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। ये हमने डिस्कस करा है कि सोडियम का क्या करवाता है? रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज। प्रिंसिपल सेल में क्या होता है? सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन। तो अगर प्रिंसिपल सेल एक्टिवेट होंगे बहुत सारे, तो सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। और प्रिंसिपल सेल क्या करवाता था? प्रिंसिपल सेल पोटेशियम का सिक्रीशन करवाता है, ये हमने देखा है। तो सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन किसके वजह से बढ़ रहा है? प्रिंसिपल सेल के एक्टिवेशन से। ये एक्टिवेट क्यों हो रहा है? क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से सोडियम का, क्लोरीन का, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, और इस वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन नॉर्मल होता है, क्योंकि एफरेंट आर्टेरियोल का वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 बना था। समझ में आया? तो इसको आप लोग एक बार देख लो। ये है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस के द्वारा जो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन है, उसका रेगुलेशन। ओके, क्लियर? आप इस तरह से देख सकते हो। रिवाइज कर लेते हैं फट से कि जब ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम और ब्लड फ्लो कम होता है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम हो जाता है नॉर्मल से। तो ऐसा कंडीशन में क्या होगा कि एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल एक्टिवेट होंगे, वो रेनिन सिक्रेट करेंगे। रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा, एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। एंजियोटेंसिन 2 एक वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है जो कि एफरेंट आर्टेरियोल को क्या करेगा? कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, जिसके वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नॉर्मल हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करती हैं, और एड्रिनल कॉर्टेक्स जब स्टिमुलेट होता है तो एल्डोस्टेरॉन रिलीज़ करता है, और एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? प्रिंसिपल सेल को स्टिमुलेट करता है, जिसके वजह से प्रिंसिपल सेल का क्या काम था? सोडियम को रीअब्सॉर्ब कराना और पोटेशियम को सिक्रीट कराना। ओके, सो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कंट्रोल बाय द एंटी डायूरेटिक हार्मोन, दैट इज ADH। और एंटी डायूरेटिक हार्मोन को और क्या कहा जाता है? वैसोप्रेसिन, ठीक है। और ये कहाँ से रिलीज होता है बताइए? फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। कहाँ से रिलीज होता है? फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। चलो, ये कब होगा रिलीज़ और क्या करेगा, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। जब कोई नॉर्मल इंसान पानी कम पीता है, नॉट ड्रिंक मच वाटर, जब पानी हम लोग कम पीते हैं ना, तो क्या होता है कि वाटर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारा है, वो हो जाता है एक्टिवेट, या कहो तो स्टिमुलेट, और ये रिलीज़ करता है ADH।
ADH क्या करता है, ADH नॉर्मली क्या कराएगा, ये वैसे कैस्केड को एक्टिवेट करता है जो कि चैनल्स लगाते हैं कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे, और वो चैनल्स क्या होते हैं, एक्वापोरिन्स 2। हमने पढ़ा था ना कि जो DCT है और जो कलेक्टिंग डक्ट है उसमें वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाने का काम कौन कराता है, ADH। हमने देखा था कि जब ADH प्रेजेंट होता है तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, और ADH एब्सेंट होता है तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, देखो जब ADH एक्टिवेट हो गया, मान लो ADH रिलीज़ हुआ, एक्टिवेट नहीं होगा, रिलीज़ होगा, तो ये CAMP, एक ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा रहा है आपके सिलेबस से, CAMP बनता है, ठीक है। सिंथेसिस होता है किसका, CAMP का। CAMP क्या करता है, ऐड करता है वाटर चैनल, कौन सा वाटर चैनल, एक्वापोरिन 2। थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो। तो ये ऐड करता है वाटर चैनल एक्वापोरिन 2, कहाँ पे ऐड करेगा, टू द मेम्ब्रेन ऑफ DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ठीक है। तो कहाँ पे ये ऐड करता है चैनल्स, टू द मेम्ब्रेन, कौन सा मेम्ब्रेन, बेसोलैटरल मेम्ब्रेन ऑफ द DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट। अब वाटर चैनल तो ऐड हो गया, तो क्या होगा, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा, और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा वहाँ पे सॉल्ट का भी रीएब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो सॉल्ट और वाटर का जब रीएब्जॉर्प्शन होगा तो यूरिन ज़्यादा बनेगा या कम बनेगा, यूरिन कम बनेगा, क्योंकि बॉडी को वाटर की ज़रूरत है। तो जब यूरिन कम बनता है तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एंटी डाईयूरेसिस, और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन क्या हो गया, बढ़ गया। समझ में आया। तो एक केस ये है कि जब कोई इंसान पानी कम पीता है तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्टिवेट होते हैं, ADH रिलीज़ करते हैं। ADH क्या करता है, CAMP को सिंथेसाइज करता है, और फिर उसके वजह से CAMP का प्रेजेंस की वजह से CAMP क्या करेगा ना, जाके वॉल में लग जाएगा, मेम्ब्रेन के वॉल में, सेल के मेम्ब्रेन में लग जाएगा, जहाँ पे ऐड होंगे, जिसकी वजह से वाटर चैनल दैट इज़ एक्वापोरिन 2। अब एक्वापोरिन 2 है वो वाटर रीएब्जॉर्ब करवाते हैं, और क्या करवाते हैं, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, ठीक है। अब रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम भी बढ़ जाएगा, वाटर भी बढ़ जाएगा, जिससे यूरिन क्या होगा, कम, और इस कंडीशन को क्या कहेंगे, एंटी डाईयूरेसिस। ये आपको समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है कि जब आदमी पानी पी रहा हो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में पीता है, जब कोई इंसान पानी, ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, उस कंडीशन में क्या होगा, क्या पोस्टीरियर पिट्यूटरी ADH रिलीज करेगी, नहीं, नो एक्टिवेशन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो क्या होगा, नो ADH रिलीज, एक्स्ट्रा एक्वापोरिन आएंगे, नहीं, नो एक्वापोरिन। तो जब नो एक्वापोरिन रहेगा तो DCT और कलेक्टिंग डक्ट क्या होंगे, इम्परमिएबल टू वाटर होंगे, तो जिसके वजह से क्या होगा, वाटर रीअब्जॉर्प्शन ना के बराबर होगा। पानी बचा के क्या करना है, बॉडी में तो ऑलरेडी पानी है। नो एक्स्ट्रा वाटर रीअब्जॉर्प्शन, इस कंडीशन में क्या होता है, यूरिन क्या होता है, मोर यूरिन, और जब मोर यूरिन होता है तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, डाईयूरेसिस, ठीक है, डाईयूरेसिस। समझ आया। तो जब ज़्यादा यूरिन का फॉर्मेशन होगा तो उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे डाईयूरेसिस। क्लियर है, ये बात क्लियर है। यहाँ पे एक चीज़ होती है कि जिन व्यक्तियों में ADH का सिक्रीशन नहीं होता है,
या एडीएच का सिक्रीशन का डिफिशियंसी होता है, उन लोगों को क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा बताओ। यहाँ पे क्या हो रहा है, एडीएच नहीं है तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, जिसके वजह से यूरिन बहुत ज़्यादा बन रहा है। मतलब यूरिन में वाटर का मात्रा ज़्यादा है, ब्लड में वाटर का मात्रा कम है। तो अगर ये नॉर्मल एक्स्ट्रा पानी पी रहा है तो चलेगा, लेकिन नॉर्मल इंसान में अगर एडीएच बन ही नहीं रहा है, नॉर्मल कंडीशन है फिर भी एडीएच नहीं बन रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा यूरिन बनेगा, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूरिनेशन होगा। एक्सेसिव, नॉर्मल से ज़्यादा यूरिनेशन, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, पॉलीयूरिया। अब पानी तो बहुत ज़्यादा निकल रहा है तो आदमी को प्यास भी लगेगा, तो आदमी क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएगा, ज़्यादा फ्लूइड इनटेक होगा, उसको बॉडी में वाटर रिटेन ही नहीं हो रहा है, सब निकल जा रहा है। तो जब ज़्यादा आदमी को प्यास लगता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, पॉलीडिप्सिया, डिप्सिया। ठीक है। अब ये किस डिजीज़ में होता है, ये होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस के टाइम पे। ठीक है। तो जो इंसान जिसमें एडीएच का सिक्रीशन का डिफिशियंसी होगा उसको क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ इंसिपिडस। और इस कंडीशन में क्या होता है, इंसान का यूरिनेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, उसका फ्लूइड इनटेक भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हमने देखा, डिस्कस किया, कंट्रोल बाय एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एडीएच का क्या काम है, इट कंट्रोल द कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन। अगर प्रेजेंट होगा तो यूरिन जो है वो मोर कंसंट्रेटेड होगा, क्योंकि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा बाय द चैनल एक्वापोरिन 2। अगर एडीएच एब्सेंट होता है तो यूरिन लेस कंसंट्रेटेड होता है और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। क्लियर। लास्ट वन is the control by atrial natriuretic peptide or the control by atrial natriuretic factor। ओके। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब ब्लड फ्लो बढ़ता है, कहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ेगा, टू द एट्रियम और वॉल। जब एट्रियम के वॉल में ब्लड फ्लो बढ़ेगा, मतलब कि बहुत तेज़ी से ब्लड आ रहा है हार्ट के पास, ठीक है, मतलब कि ब्लड प्रेशर भी बढ़ने वाला है, उस कंडीशन में जो एट्रिया का वॉल है ना वो सेंसिटिव होता है। ठीक है। ये जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप पढ़ोगे कि जो एट्रिया का वॉल होता है वो हाई ब्लड प्रेशर से सेंसिटिव होता है। तो बहुत देखो, हर ऑर्गन के पास अपना रेगुलेशन सिस्टम है, वैसे ही एट्रिया के वॉल जो है वो सेंस कर जाते हैं हाई ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड फ्लो। तो ये वॉल क्या करते हैं, ये वॉल रिलीज़ करते हैं ANP, दैट इज़ एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड, या इसको ANF भी बोलते हैं, दैट इज़ एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। ये क्या करता है ना, ये अपोजिट होता है, ये अपोजिट होता है, ये अपोज करता है रास सिस्टम को। रास सिस्टम में हम लोग क्या देख रहे थे कि घटे हुए ब्लड प्रेशर को बढ़ाया जा रहा था, घटे हुए ब्लड फ्लो को बढ़ाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे बढ़े हुए ब्लड फ्लो को घटाया जाएगा। तो ANP क्या है, एक वैसोडाइलेटर है, वैसोडाइलेटर है। ANP क्या है, एक वैसोडाइलेटर है। तो अगर ये है, ये डायमीटर है ब्लड वेसल का, तो डायलेट करके इतना कर देगा, समझ में आया। तो ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा भी तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो वैसोडाइलेटर है ऑफ द ब्लड वेसल, ठीक, जिसके वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ था वो ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, कम। जो यहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था वो ब्लड प्रेशर यहाँ क्या हो जाता है, कम, मतलब नॉर्मल हो जाता है। ठीक, समझ में आया। अब ये कैसे फंक्शन करता है, इसका एक और फंक्शन, जब ANP ब्लड में रहेगा तो हमने क्या कहा कि ये अपोज करता है रास सिस्टम को। तो रास सिस्टम जब चल रहा था तो क्या हो रहा था, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इंक्रीज हो रहा था। तो ये क्या करता है ना, रेनिन को इनहिबिट करता है फ्रॉम द
जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस रेनिन को इनहिबिट करता है। तो अगर रेनिन इनहिबिट होगा तो और कौन इनहिबिट होगा? एल्डोस्टेरॉन भी इनहिबिट होगा। ठीक, ड्राई सिस्टम में क्या था? एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन। एंजियोटेंसिन का क्या किससे एक्टिवेट हो रहा था? रेनिन से। तो एएनपी क्या करता है? रेनिन को इनहिबिट कर देता है, एल्डोस्टेरॉन को इनहिबिट कर देता है, और अल्टीमेटली इन दोनों के इनहिबिशन से क्या होता है? इन दोनों के इनहिबिशन से रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। किसका? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट is inhibited. ओके, कहाँ से? स्पेशली फ्रॉम द DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अब अगर ऐसा कंडीशन हो जाए कि जब रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा तो क्या होगा? यूरिन बहुत निकलेगा या कम निकलेगा? कम निकलेगा। तो यूरिन का एक्सक्रीशन क्या हो जाएगा? कम। और ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या होगा? सॉरी, यूरिन का एक्सक्रीशन क्या होगा? बढ़ेगा ना। जब ब्लड से हम वाटर को जब हम ट्यूब्यूल से वाटर को रीएब्जॉर्ब ही नहीं कर रहे हैं तो ट्यूब में वाटर प्रेजेंट है ज़्यादा मात्रा में। तो जब ट्यूब में वाटर ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा तो क्या होगा? यूरिन का एक्सक्रीशन ज़्यादा होगा, और जब ज़्यादा फ्लूइड बाहर निकलेगा तो क्या होगा? ब्लड का फ्लो नॉर्मल हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं कि व्हेन ब्लड फ्लो टू द एट्रियल वॉल इंक्रीजेज, इसका मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो हार्ट ही रेगुलेट करता है इस पूरे कैस्केड को, और अपने एट्रियल वॉल से रिलीज़ करवाता है एएनपी। एएनपी एक वैसोडायलेटर है जो ब्लड वेसल को क्या करता है? डायलेट करता है। तो उसका डायमीटर बढ़ जाता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। बढ़ा हुआ है तो कम होगा, कम होगा तो क्या होगा? नॉर्मल स्टेज पे चल जाता है। एएनपी एक और काम करता है, एक तो काम करता है वैसोडाइलेशन का, दूसरा काम क्या ही करता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, कि ये रेनिन और एल्डोस्टेरॉन को इनहिबिट कर देता है। जब रेनिन और एल्डोस्टेरॉन इनहिबिट हो जाएंगे तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट भी इनहिबिट होगा फ्रॉम द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, जिसके वजह से ट्यूब में बहुत ही ज़्यादा वाटर का मात्रा रहेगा और सॉल्ट का मात्रा रहेगा, और यूरिन का एक्सक्रीशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, और यूरिन का जब एक्सक्रीशन ज़्यादा होगा तो ब्लड फ्लो ऑलरेडी नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर? तो ये जो तीनों थे मेथड थे टू कंट्रोल द फंक्शन ऑफ किडनी। और यहाँ पे आपने ये भी नोटिस किया, ये भी देखा कि किडनी का फंक्शन केवल एक्सक्रीशन का नहीं है, बल्कि ये ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो को भी मेंटेन करता है, और ऑलमोस्ट 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर का ऑस्मोलैरिटी भी मेंटेन करके रखता है। ओके, अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।